Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the question and answers from your chapter 5 Fundamental Unit of Life from your class 9 science book. ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से आए. फाइन. सो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से, पेज नंबर 59 से, वो है हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ. किसने सेल को डिस्कवर किया और कैसे किया. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. आपके बुक में भी इसके बारे में लिखा था कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सेल को पहली बार डिस्कवर किया. और कैसे किया, उन्होंने खुद से ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, ओके, ही एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. जो पेड़ की छाल होती है ना, उसकी बहुत पतली सी स्लाइस को उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसमें उनको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा जिसका उन्होंने नाम दिया सेल, या जिसका की मतलब होता है कंपार्टमेंट्स. फाइन. सो एंड सॉ द कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ ए हनी कॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी कंपार्टमेंट्स. तो इस तरीके से हमारे सेल की जो है फर्स्ट टाइम जो है एक तरीके से डिस्कवरी हुई. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं. ठीक है, जैसे हमारा घर जो है बहुत सारे दीवारों से बना है, लेकिन जो दीवारें वो किससे बनी है, ईंटों से मिलकर बनी है. ठीक है, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है. मतलब हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे होते हैं वो सबसे पहले कहीं ना कहीं किसी सेल के अंदर होते हैं. ठीक है, और वही चीज, वही सारी सेल्स मिल करके हमारा फॉर्मेशन करती हैं. तो इसीलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, क्योंकि वही हमारी बॉडी में हम जैसे भी दिखते हैं, हमारा शेप जो भी है वो उन सेल्स के शेप की वजह से ही हमारा ये शेप है. और जो भी हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है उन सेल्स के अंदर वो फंक्शन होता है. इसी वजह से वही चीज बल्क में हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा गया है कि देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स इन द एनिमल एंड प्लांट सेल्स नोन एज सेल ऑर्गेनेली. तो जो सेल होता है उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं एक सेल के अंदर. ये सारे सेल ऑर्गेनेली मिल करके सेल के लिए बहुत सारे काम करती हैं. जैसे सेल के लिए रिस्पिरेशन करती हैं, सेल के लिए एक्सक्रीशन करती हैं, सेल के लिए डाइजेशन करती हैं, सेल का जो है पूरा जो है ऑस्मोसिस या उसका जो कंसेंट्रेशन लेवल है वो पूरा मेंटेन करते हैं. ठीक है, सेल का डिफेंस मैकेनिज्म ये सब ऑर्गेनेलीज करती हैं. सेल के अंदर जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है ये सब कुछ उनके अंदर ये सेल ऑर्गेनेलीज करती हैं. ठीक है, तो यही सारा काम एक मल्टी स्केल पे, अगर इसको स्केल अप कर दिया जाए इन सारे काम को, तो हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं. ठीक है, सो ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन नोन एज मेकिंग न्यू मटेरियल्स इन द सेल्स, रिलीज ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. Thus a cell can perform all its function with the help of these organelles. ठीक है, इसी ऑर्गेनेलीज की मदद से सारा सेल जो है अपना काम करती है. तो ऐसे ही एक एक सेल हमारी बॉडी में मिल करके हमारा स्ट्रक्चर बनाती है और एक एक सेल मिल करके हमारी बॉडी का फंक्शन जो है डिसाइड करती है. ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है दैट इज व्हाई द सेल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी कि कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता है जो कि किसी न किसी सेल के अंदर ना हुआ हो. मतलब कोई हर फंक्शन एक सेल के अंदर होता है, वही जब हम उसको स्केल अप कर देते हैं तो वो हमारे ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के रूप में रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 61 पेज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. How do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. तो CO2 हमारी सेल्स के अंदर कैसे जाते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो ये क्या इसका मैकेनिज्म है. हमने सांस लिया, फिर हमने सांस छोड़ दिया, तो हर एक सेल के पास ऑक्सीजन कैसे चली गई. ठीक है, तो जैसे कि हमारी, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर पूरा नसों का एक जाल बिछा हुआ है. ठीक है, आर्टरीज और वेन्स और लिम्फ नोड्स, इन सब का पूरा एक नेटवर्क बिछा हुआ है. जैसे रेलवे की पटरियां होती है ना, उसके ऊपर ट्रेन चलती है, वैसे हमारे बॉडी के अंदर नसों का एक जाल बिछा हुआ है. तो जब भी हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है. और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिसॉल्व होके, क्योंकि ब्लड जो है वेन्स और आर्टरीज में हर जगह फ्लो करता है, तो ये ब्लड जो है हर एक सेल के पास में से गुजरता है. आर्टरीज जो है और छोटी छोटी जो है हिस्सों में टूट जाती हैं आगे चल के, तो हर एक सेल के साथ एक आर्टरी कनेक्टेड होती है. देखिए, अगर आपका कहीं कट लग जाए तो वहां से खून निकलता है ना, यानी ब्लड सप्लाई हर एक सेल तक पहुंचती है.
तो जब ये आर्टरीज जो है ऑक्सीजन लेके पहुंचती हैं, तो सेल जब अपना रिस्पिरेशन करती है, अपने अंदर कुछ भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, तो CO2 जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में उसमें भी बनता है। तो अब क्योंकि सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू जो बगल में आर्टरी गुजर रही है उसके अंदर से, तो क्या होता है कि जो आपको पता है डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे CO2 गैस जो है वो और जो सेल के अंदर से वो फिर जो है वो जो ब्लड वेसल्स जा रही है वहां पे उसके अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन की प्रोसेस से जो ये इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। और इसी तरीके से वाटर का भी मूवमेंट होता है। वाटर भी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गैसेस हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं और जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू मूव करता है, ठीक है। यानी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा नहीं कि हर किसी को, हर मॉलिक्यूल को या हर चीज को अपने अंदर आने देती है, नहीं, वो देखती है, समझती है और रिक्वायरमेंट होता है तभी किसी चीज को अंदर आने देती है या अपने अंदर से किसी चीज को बाहर जाने देती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो हमें भी अपनी लाइफ में बहुत ही सेलेक्टिवली परमिएबल होना है। हर एक चीज को नहीं खा लेना है, हर चीज को नहीं कंज्यूम कर लेना है। वी हैव टू बी चूजी, ठीक है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन selectively allows the entry and exit of some materials in and out of the cell. कुछ ही मटेरियल को अंदर आने देती है, कुछ ही मटेरियल को बाहर जाने देती है और मेंटेन करती है उसके अंदर का कंसंट्रेशन। सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फाइन, अब हम पेज नंबर 65 के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। Can you name 2 organelles we have studied that contain their own genetic material? तो 2 सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ऐसी जिनके पास खुद का भी डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर तो सेल का एक डीएनए होता ही होता है, लेकिन 2 सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनके पास खुद का भी डीएनए होता है और वो उस डीएनए से कुछ अपने लिए प्रोटीन्स बनाती हैं जो कि केवल उन्हीं को यूज के लिए होता है, बाकी किसी ऑर्गेनेली के यूज के लिए नहीं होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है वो पूरी सेल के लिए अपना प्रोटीन, एंजाइम सब बनाते हैं डीएनए के, ठीक है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जिसको हम प्लास्टिड, मतलब प्लास्टिड बहुत तरीके के हो सकते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं उनको हम क्लोरोफिल कहते हैं या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उनके अंदर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड 2 ऐसे ऑर्गेनेली है जिनके पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? तो किसी वजह से कोई केमिकल का रिएक्शन करा दो या कोई फिजिकल चोट पहुंचा के सेल वॉल को डिस्टर्ब कर दो, उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको हिला दो, तो क्या होगा? तो सेल जो है अगर डिस्टर्ब कर दोगे, कोई एक चीज को हटा दोगे, कोई एक चीज को मतलब खराब कर दोगे, तो सेल जो है डाई हो जाएगी क्योंकि वो अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक जो सेल है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज है वो इकाई है, यूनिट है लाइफ की। तो अगर आप उसमें से कुछ भी गड़बड़ करोगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। जैसे हमारे अंदर तो बहुत सारी सेल है, हमारी एक सेल मर जाएगी तो हम जिंदा रहेंगे, लेकिन सेल जो है, अगर हम सेल को एज अ होल सोल समझे तो सेल के अंदर कोई एक चीज भी डाई आउट होगी तो वो नहीं जिंदा रह पाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए है क्योंकि सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेट है, ठीक है। अगर उसमें से एक भी गायब होगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स? सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं लाइसोसोम्स को, ठीक है। सुसाइड बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर कुछ ऐसी हाइड्रोलिक एंजाइम्स होती है, हाइड्रोलिक मतलब एसिडिक एंजाइम्स होती है जिनका पीएच बहुत ही कम रहता है। तो वो क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है सेल के अंदर, सेल उसको लाइसोजाइम्स के अंदर डंप कर देती है और लाइसोजाइम्स के अंदर जो है हाइड्रोलिक एंजाइम्स
उस तरीके के वेस्ट मटेरियल को छोटे 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 पीसेस में तोड़ देता है और देखता है कि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स अगर सेल के लिए फिर से रीयूज रिसाइकिल करके यूज हो सकते हैं तो उनको सेल वापस से रीयूज करती है। ठीक है, एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड है या रिसाइकिल ग्राउंड है। जैसे हम लोग कचरा फेंकते हैं तो रिसाइकिल होकर के हमको कई बार उसमें से बहुत सारी यूजफुल चीजें भी निकलती हैं, तो उसी तरीके से लाइसोसोम जो है वो वेस्ट मटेरियल का एक डंपिंग ग्राउंड है। लेकिन इसके अंदर बहुत ही तगड़ी, बहुत ही हार्ड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिक एंजाइम्स होती हैं। तो अगर किसी वजह से सेल डिस्टरप्ट हो गई, सेल जो है उसको कोई चोट लग गई, सेल को में कोई केमिकल रिएक्शन हो गया और वो ब्रस्ट कर गई, तो लाइसोसोम जो होगा सेल के अंदर वो भी ब्रस्ट कर जाएगा। तो लाइसोसोम जो होता है सेल के अंदर जब होता है तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। मतलब लाइसोसोम का एक खुद का एक जो है एक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन के अंदर लाइसोसोम होता है ताकि सेल के अंदर जो है उसके एंजाइम जो है इफेक्ट ना करें। लेकिन अगर सेल को डैमेज होगा तो लाइसोसोम भी ब्रस्ट कर जाएगा और ये जो हाइड्रोलिक एंजाइम है वो सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगी। तो जब ये साइटोप्लाज्म में ये हाइड्रोलिक एंजाइम्स फैलेंगी तो सेल की दूसरी ऑर्गेनेलीज भी डैमेज हो जाएगी और सेल जो है वो मर जाएगा। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स कहते हैं, क्योंकि अगर ये डिस्टरप्ट हो गए तो सेल जो है वो मर जाएगी। ठीक है, सो the lysosomes contain very powerful hydraulic enzymes which are capable of breaking down organic matter। ठीक है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, when a cell get damaged then lysosomes burst and enzyme digest their own cell, hence the lysosomes are known as suicide bags of cells। Fine, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल, सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होती है, तो वो राइबोसोम्स के ऊपर होती है। ठीक है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइजेस से। ठीक है, what make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cell। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस मैं यहाँ पे वर्ड्स में बताऊंगी, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो आप एक डायग्राम भी बनाओगे, प्लांट सेल की अलग, एनिमल सेल की अलग। ठीक है, विदाउट डायग्राम ये 5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आता है तो विदाउट डायग्राम ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में एक सेल वॉल होती है, पर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सो ये जनरली रेगुलर होते हैं, एक इनका डिफाइंड शेप होता है, जनरली ये रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, लेकिन एनिमल सेल का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। फाइन, और जो प्लांट सेल्स होते हैं जनरली वो साइज में लार्जर होते हैं देन द एनिमल सेल्स, और प्लांट सेल्स में एनिमल सेल्स कंपेरेटिवली स्मॉलर होते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड जिसमें कि वो कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, लाल, पीले, हरे, नीले, इस तरह के पिगमेंटेड होते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल्स है इसमें इस तरह के प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। और प्लांट सेल में एक परमानेंट लार्ज वैक्यूल होता है जो कि ज्यादातर स्पेस प्लांट सेल का ऑक्यूपाई करता है और प्लांट सेल्स को एक बॉयंसी देता है। ठीक है, और प्रोटेक्शन भी देता है। लेकिन एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और परमानेंट नहीं होते, बनते बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने देखा कुछ डिफरेंसेस। और एक क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। तो इसका आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो एक अलग वीडियो है पूरा। ठीक है, आप उसको जाके देखिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो अगर वो रप्चर हो जाए या ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, सेल के अंदर जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल को बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसका जो उसका एनवायरनमेंट है वो अलग करती है। जैसे कि अगर आपके घर की दीवार टूट जाएगी तो क्या होगा, धूप, गर्मी, बारिश सब कुछ आपके ऊपर आने लगेगा। वैसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो घर की दीवारों की तरह सेल के अंदर अगर वही रप्चर हो जाएगी तो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर के एनवायरनमेंट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा और सेल जो है वो मर जाएगी। ठीक है, सो सेल विल क्लोज इट्स नॉर्मल शेप एंड इट विल डाई आउट। फाइन, सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस अगर नहीं होगा तो लाइफ कैसे चलेगी सेल के अंदर, क्या क्या कमी हो जाएगी सेल के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या है, गोल्गी एपरेटस जो है एक जो है वो कह सकते हो पोस्ट ऑफिस की तरह काम करती है। ठीक है, वहां पे जितने भी सेल के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड्स मॉलिक्यूल बनते हैं
और बनने के बाद उनको कहीं कहीं जाना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना होता है, किसी सेल ऑर्गेनेली के अंदर जाना होता है, ठीक है। तो जाना तो होता है, लेकिन क्या है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो सुरक्षित तरीके से नहीं जा सकते। जैसे अगर आपको कोई पार्सल भेजना है कहीं पे, तो अगर आप ऐसे ही पार्सल भेज दोगे तो हो सकता है वो शीशी टूट जाए, वो चीज डैमेज हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, उसकी पैकेजिंग करनी होती है, उसको अच्छे से कार्टून में पैक करना होता है, उसको लपेटना होता है, ताकि रास्ते में वो कहीं टूट ना जाए, फूट ना जाए, खराब ना हो जाए। तो यही काम जो है गोल्गी अपरेटस करती है कि जो भी प्रोटीन या फिर लिपिड मॉलिक्यूल सेल के अंदर बन रहे हैं और कहीं उनको किसी जगह जाना है यूज होने के लिए, तो उनकी पैकेजिंग का काम जो है ये गोल्गी अपरेटस करती है, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का डैमेज ना हो उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। सो पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स भी कह सकते हो टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल विल बी इन्फ्लुएंस्ड। अगर गोल्गी अपरेटस नहीं काम करेगा तो जो वो काम करता है वही ना वो काम नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड लेटर। तो जैसे जो भी प्रोटीन बनती है या लिपिड बनता है तो वो प्रोडक्ट है सेल के, और वो उनका स्टोर हाउस की तरह भी एक्ट करती है, क्योंकि वहां पे पैकेजिंग होती है, तो वहां पे थोड़ी देर के लिए ये सब्सटेंसेस रुकते हैं और उनकी पैकेजिंग होती है। तो एक तरीके से ये भी हो जाएगा। देयर विल बी इफेक्ट ऑन लाइसोसोम्स फॉर्मेशन, क्योंकि इन्हीं प्रोटीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल से लाइसोसोम्स और बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन्स है वो बनती हैं, ठीक है। सो अगर ये सेल लाइसोसोम्स नहीं बनेगा तो जितनी भी गंदगी है सेल के अंदर, अनयूज्ड मटेरियल है, वो सब के सब सेल वॉल के साइटोप्लाज्म में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और जो है सेल के अंदर जो है गंदगी जब इकट्ठा होगी, डाइजेशन नहीं होगा, जैसे आपके घर के आसपास ही सब जगह कूड़ा कूड़ा बिखरने लगेगा तो क्या होगा, आप बीमार हो जाओगे। वैसे ही सेल के अंदर भी अगर लाइसोसोम्स नहीं बनेगा तो वो सेल के अंदर ही सब गंदगी इकट्ठी होने लगेगी और सेल भी डेड कर जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब पावर यानी एनर्जी। एनर्जी कहाँ बनती है? एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो एनर्जी जो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसी को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. The process of cellular respiration take place in mitochondria to generate energy required for various chemical activities in the form of ATP, adenosine triphosphate. ATP का जो फॉर्मेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, और ATP जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दिस इज द रीजन दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो देखिए ऑस्मोसिस भी वैसा ही है जैसा डिफ्यूजन है, बट डिफ्यूजन में किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऑस्मोसिस में ये वर्ड लिखना मत भूलिएगा, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों एक ही है, बट ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट आर फ्री टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन। दोनों तरफ वो जा सकते हैं, आ सकते हैं ऑस्मोसिस के समय में, लेकिन जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे वो ज्यादा जाएगा, ठीक है। सो कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करना है आपको, 4 जो है छीले हुए वो ले लेना है, आलू ले लेना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, छीले हुए आलू ले लेके उसके बीच में गड्ढा कर लेना है, आलू के बीच में गड्ढा कर लेना है 4। तो 3 आलू आपको कच्चे लेने हैं, 1 आलू आपको उबला हुआ लेना है, ठीक है, आधा आधा आलू। तो आप जब उसके बीच में गड्ढा कर लोगे तो 1 आलू जो ए है, सबको लेबलिंग कर दीजिए, 4 पीसेस के आलू है, ABCD, 4 आलू लिए आपने और 1 आलू उबला हुआ है। तो ए आलू जो है, जो कच्चा है, उसमें एक गड्ढा कर दीजिए और उसको ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है। दूसरा जो बी आलू है उसमें भी एक चम्मच से ऐसे गड्ढा बना दीजिए और उसको भी रख दीजिए और उसके अंदर चीनी डाल दीजिए गड्ढे में, ठीक है। तो तीसरा जो आलू है उसको में भी गड्ढा बनाइए, वो भी कच्चा आलू है, और उसमें बीच में नमक रख दीजिए, ठीक है। और जो चौथा आलू है जो कि उबला हुआ है, उसमें भी गड्ढा बनाइए और उसमें शुगर सोल्यूशन रख दीजिए, यानी चीनी रख दीजिए, ठीक है। तो आप इस पूरे सेटअप को 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और देखिए कि क्या होता है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन हमको देना है। एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी, ठीक है। तो बी और सी में जो गड्ढा बनाया था उसमें एक में चीनी और एक में नमक डाला था, उसमें पानी क्यों आ गया? तो आपको पता है
कि वाटर जो है अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो क्योंकि हमने उसमें चीनी और नमक डाल रखा है तो इस समय जो गड्ढा है वहां पे कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो जो आलू है उसके अंदर से बहुत सारा पानी जो है उस हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। इसी वजह से जो चीनी और नमक वाला ए और बी वाला जो आलू है उसके अंदर पानी भर जाएगा। ठीक है, सो और ये किसके प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग ऑफ वाटर इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट शुगर इन कप बी and salt in cup C is higher inside the cup as compared to the water which is outside the cup. Okay, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, hence water from its higher concentration, जो वाटर है वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो आउटसाइड द कप, कप के आउटसाइड जो आलू है उसके अंदर वाटर का हायर कंसेंट्रेशन था और जो चीनी है जहां पे वहां पे पानी नहीं था, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, विल मूव टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन इनसाइड द कप। दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस मूविंग इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत ही काम का क्वेश्चन है कि पोटैटो ए को हमने खाली छोड़ दिया, वो हमको चाहिए ही क्यों था। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम एक कंट्रोल लेते हैं। कंट्रोल मतलब कि जिसमें हम कुछ नहीं करते हैं, क्या पता 2 घंटे रखने से ही पानी आ जाता हो, चीनी और नमक का इसमें कोई रोल नहीं हो और केवल रखे रखे अपने आप ही पानी आ जाता हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को खारिज करने के लिए, इस गलतफहमी या इस बात को या इस प्रोबेबिलिटी को खारिज करने के लिए हमने उसको ए को खाली रखा कि नहीं भाई, खाली रहने से नहीं पानी आ गया है, चीनी और नमक के कंसेंट्रेशन की वजह से उसमें पानी आया है। ठीक है, सो पोटैटो ए एक्ट एज कंट्रोल। तो यानी आप कभी बड़े होकर जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करिएगा तो उसमें एक कंट्रोल भी हमको रखना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने एक्सपेरिमेंट को वैलिडेट कर पाएंगे, ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, कि ये जो इफेक्ट हमको दिख रहा है, जो हमने कंपाउंड लिया है या जो हम एक्सपेरिमेंट में जो चीजें यूज करेंगे उसकी वजह से है, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन अपने से हो गया है। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए सो पोटैटो ए एक्ट एज ए कंट्रोल फॉर द एक्सपेरिमेंट। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तभी तो आप कंपेयर करके बता सकते हो ना कि ये इस इफेक्ट की वजह से हुआ है, ना कि अपने आप हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ए एंड डी में क्यों नहीं हुआ, ए में तो कुछ था ही नहीं, तो वो जाएगा कहां से। ठीक है, और बी में जो है, डी में जो है वो क्यों नहीं हुआ, डी में, डी जो है बॉइल्ड एग था। ठीक है, so the hollowed portion of potato A is empty, so because of no concentration difference no osmosis occur। ठीक है, और डी में क्या हो गया था, डी में क्योंकि हमने उसको उबाल दिया था तो जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, वो अपना जो उसका स्ट्रक्चर था, जो उसका नेचर था, वो उसने वो खो दिया था। तो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही नहीं है तो ऑस्मोसिस कहाँ से होगी। ठीक है, ऑस्मोसिस हमेशा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। तो जब यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो गई तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं हुई, इसीलिए डी में जो उबला हुआ आलू था उसमें हमने चीनी डाला था, फिर भी उसके अंदर ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं हुई। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।